हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो अभी हम लोगों ने अपना रिसेंटली चैप्टर फिनिश किया था फर्स्ट, विच वाज योर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज योर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो चैप्टर है वो पूरा हमारा अकाउंट्स का बेस है। मतलब इसमें हम वो टर्म्स को यूज करेंगे जो मेनली अभी हम पहले अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते आ रहे होंगे, बट कुछ ऐसी नई टर्म्स भी अब हमारे पास आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही यूज करेंगे और कोई यूज नहीं करता है बेसिक अपनी उसमें लाइफ में। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म है हमारी एंटिटी। फर्स्ट टर्म इज एंटिटी। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी क्या होता है बच्चा? एंटिटी कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, वो हमारी एंटिटी कहलाती है। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, मींस अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एक सिंगल बिजनेसमैन है तो वो भी एंटिटी है। लेकिन अगर एक ऐसी फर्म है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं उसके अंदर, तो वो जो यूनिट है हमारी, वो भी हमारी एंटिटी है। तो मतलब एन इंडिविजुअल और अ यूनिट विच परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसा अर्न करना, यानी कि पैसा कमाने का जो भी हम लेन देन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिस चीज में एंगेज होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इंडिविजुअल और यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एंटिटी। क्लियर? सो एंटिटी जो है वो प्रॉफिट मोटिवेबल भी हो सकता है और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करना अलग चीज है, मींस पैसा कमाने के लिए जो भी हम लेन देन करते हैं या ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो चीज अलग है। बट प्रॉफिट अर्न करना इज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बेसिक, जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे हमारे रिलायंस कंपनी है, टाटा, बिरला, ये सारी की सारी कंपनीज, टेस्को कंपनीज, ये सारी बेसिकली कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं? जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, यानी कि जिनका बेसिक काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। सो दे आर द प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। बेसिकली उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है वेलफेयर करना, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करना। लाइक हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, दे आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉट फॉर प्रॉफिट। तो whether they are the not for profit organization or whether they are the profitable organizations, जो भी हैं, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? एंटिटी। सो एंटिटी क्या हुई? एन इंडिविजुअल और अ यूनिट which engage in the economic activity, they are called entity. Clear? Okay. The next term is business transactions. बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स वर्ड हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके थे। ट्रांजेक्शन्स मींस कोई भी लेन देन जो भी हमारा बिजनेस में होता है, वो हमारी ट्रांजेक्शन्स कहलाती है। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है? सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी वही हैं, एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी। समटाइम्स गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, पैसा भी उधार दे रहे हो, सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, तो ये सारी की सारी हमारी क्या कहलाती हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। क्योंकि बेसिकली अगर हम एक बिजनेस में एंगेज हैं और तब ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। Internal transactions and the external transactions. इंटरनल ट्रांजेक्शन्स में आता है बच्चा, जैसे हमारा डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है? अगर हम कोई भी फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मींस लाइक मैंने कोई भी मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो अगर मैं उस मशीनरी को यूज करती हूँ, तो जो उसकी वैल्यू है ईयर बाय ईयर वो कम होती जाती है।
This is called your depreciation. Means reduction in the value of an asset is called your depreciation. तो अगर मैं depreciation का amount बता रही हूँ, लगा रही हूँ, so this is called your internal transactions. और external transactions में आती हैं कि जैसे मैं goods exchange कर रही हूँ या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग या हम मनी एक्सचेंज कर रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड योर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस. यानी कि हम इनसाइड नहीं कर रहे हैं, हम आउटसाइड ऑफ द बिजनेस कर रहे हैं. जो भी चीज हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो दीज आर योर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस. इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस के अलावा हम इनको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं कैश ट्रांजेक्शंस एंड द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. कैश ट्रांजेक्शन नाम से ही पता चल रहा है जो भी ट्रांजेक्शंस यानी कि जो भी एक्सचेंज हम लोग कैश में कर रहे हैं. लाइक अगर मैंने गुड्स लिए और मैंने कैश पेमेंट कर दिया तो दिस इज कॉल्ड योर कैश ट्रांजेक्शंस. लेकिन अगर मैंने गुड्स तो लिए लेकिन कैश नहीं दिया, मैंने उसको एक प्रॉमिस दिया कि आई विल पे यू इन द फ्यूचर, तो दीज आर योर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. तो क्रेडिट मतलब उधार, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हम कैश में नहीं कर रहे हैं दे आर कॉल्ड योर credit transactions. So this is the mode of settlement. These are according to the mode of settlement. And these are according to the relationship with the accounting unit. Relationship. Clear bachcha? So business transactions all exchange with inside the business, outside the business, whether they are in the cash form, whether they are in the credit form. So they are all the business transactions. So जो भी हम exchange कर रहे हैं goods का, services का, वो सारा का सारा हमारा business transaction कहलाता है. बिजनेस में अगर हो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स तो हमारी फर्स्ट डीलिंग्स होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे, लाइक अगर मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है और बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया है, कपड़े बनाते हैं हम लोग, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है हमारा, तो अगर मैं कुछ भी गुड्स कपड़े बनाऊंगी तो ऑब्वियसली बात है रॉ मटेरियल भी परचेज किया जाएगा, क्लोथिंग ली जाएगी, कहीं थ्रेड, कहीं निडल्स, मींस गुड्स का एक्सचेंज तो होगा ही होगा, है ना. यानी कि मुझे गुड्स खरीदने पड़ेंगे, तो जो ट्रांजेक्शंस हैं वो तो इन्वॉल्व होगी अगर इफ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस. ओके, द नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट. व्हाट इज अकाउंट? ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके थे. अकाउंट क्या होता है? सेम नेचर की चीजों को एक जगह पे रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड योर अकाउंट. लाइक अगर कैश में डीलिंग हो रही है और मैं उसे एक ही रजिस्टर्स में रिकॉर्ड करती जाती हूँ तो वो आपका क्या कहलाएगा? कैश अकाउंट्स. सो अकाउंट मीन्स पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम काइंड नेचर. मीन्स एक ही नेचर की चीजों को अंडर वन हेड, एक हेड के नीचे रिप्रेजेंट करना. रजिस्टर्स ना कह के अब हम लोग कह देते हैं दिस इज अ हेडिंग. अब अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है बच्चा? बेसिकली इसका टी फॉर्मेट होता है हमारा. दिस इज कॉल्ड योर डेबिट साइड. डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं. तो राइट साइड आपका क्रेडिट साइड होता है, लेफ्ट साइड आपका डेबिट साइड होता है. यहाँ पे बेसिकली हम लोग सब कुछ शो करते हैं, लाइक योर डेट, particulars, journal, folio, amount. We have a proper format of this जो कि हम पढ़ते हैं कि अकाउंटेंसी है जो हमें सिस्टमैटिक नॉलेज बताता है. ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि लाइक इफ आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट, अगर मैं कैश अकाउंट बना रही हूँ सो वन साइड इज योर डेबिट साइड, द अदर साइड इज योर क्रेडिट साइड. और अकाउंट क्या शो करेगा? जितनी भी मेरी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं जब मैं उसको एक पर्टिकुलर हेड के नीचे शो कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड योर अकाउंट. ऐसे ही अगर मुझे सेल्स का दिखाना है तो आई विल प्रिपेयर सेल अकाउंट, यानी कि मेरी जितनी भी सेलिंग हो रही है उसको मैं एक पर्टिकुलर हेड के अंदर दिखा दूंगी सेल्स के नाम से, तो वो मेरा सेल अकाउंट हो जाएगा.
सेम परचेज अकाउंट भी हो सकता है, सेम पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन है जिससे मेरी उधारी चलती है यानी कि राम अकाउंट, तो उसके नाम से भी हम उसको शो करेंगे। तो अकाउंट क्या हो गया, पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम काइंड नेचर अंडर वन हेड इज कॉल्ड योर अकाउंट। क्लियर? सो अकाउंट बेसिकली टी शेप में होता है, डेबिट क्रेडिट साइड होती है और हम अपनी सारी ट्रांजेक्शंस उसके अंदर रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। क्लियर? अभी हम आगे बहुत सारे अकाउंट्स बनाने वाले हैं आगे के फर्दर चैप्टर्स में, सो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ आपको इन बेसिक टर्म्स को अभी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है बजाय कि लर्न करने के, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार यूज में आएंगे और इवन आगे तक कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग ये पर्टिकुलर वर्ड्स आगे तक यूज करते जाएंगे, तो इन वर्ड्स को समझना भी बहुत जरूरी है बच्चा। ओके, अकाउंट्स के बाद है वी हैव द कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर जो पैसा ऑनर लेके आ रहा है वो पैसा हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्लियर? जो भी अमाउंट, अब ये फर्दर अगर हम पार्टनरशिप फर्म में है, मतलब 3-4 पार्टनर्स हैं, तो हम लोगों का अमाउंट्स अलग अलग हो जाएगा, मतलब अलग हम अमाउंट्स कहलाएंगे। और बेसिकली अगर हमारा सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस है यानी कि हम सिंगल एंटिटी हैं, तो जो भी हमारा अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में वो मेरा क्या कहलाएगा? कैपिटल। बेसिकली अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो यही वर्ड हमारा बार बार यूज होगा कि कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द जो भी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। सो कैपिटल मींस वो अमाउंट जो ऑनर लेके आएगा वो कैपिटल है। और जरूरी नहीं है कि जो कैपिटल है वो सिर्फ अमाउंट की फॉर्म में ही आएगा, कई बार समटाइम गुड्स की फॉर्म में भी आ सकता है, एसेट्स की फॉर्म में भी आ सकता है। मींस अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो सिर्फ पैसा ही नहीं लेके आता, अगर उसके पास ऑलरेडी कोई मशीन है, इसके अलावा कुछ गुड्स हैं, तो वो भी अपने बिजनेस को लेके उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो वो भी उसकी क्या कहलाएगी? कैपिटल। क्लियर? और बेसिकली जो कैपिटल होती है दिस इज द लायबिलिटी फॉर द फर्म, क्योंकि आगे हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे अपना इसमें अकाउंट्स में विच इज बेसिक अकाउंटिंग एंटिटी होती है हमारी, कि जो भी बिजनेस होता है और जो भी बिजनेसमैन होता है हम दोनों को सेपरेट एंटिटी मानते हैं बच्चा। हम ये मान के चलते हैं कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कोई पैसा लेके आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस कहेगा मैं अलग हूं, मेरी जो प्रेजेंस है वो अलग है, बिजनेसमैन की प्रेजेंस अलग है। तो अगर तुम मेरे अंदर कुछ पैसा लगा रहे हो यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिस इज लायबिलिटी फॉर मी, मींस बिजनेस कहेगा आई एम लायबल टू पे यू, कि मैं आपको फ्यूचर में आपका पैसा वापस करूंगा। सो कैपिटल को हम इसलिए इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है ना? और मोस्टली होता भी क्या है, जैसे कि अगर कोई किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो हम ये नहीं कहते कि उस पर्सन को प्रॉफिट हुआ है। जैसे रिलायंस कंपनी अगर लॉस में चली जाएगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई अंबानी को लॉस हो रहा है, हम क्या कहेंगे? रिलायंस कंपनी के शेयर्स डाउन हो रहे हैं, रिलायंस कंपनी लॉस में जा रही है, या रिलायंस कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं, रिलायंस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक कंपनी का अपना एक अलग प्रेजेंस होता है, अपना एक अलग अस्तित्व होता है जो कि बिजनेसमैन से बिल्कुल अलग होता है। बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। कोई भी रिकॉर्डिंग अगर हम कोर्ट में भी ज्यादा उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हम अपनी कंपनी को उसके नाम से रजिस्टर्ड करवाते हैं। हम सिर्फ ये बताते हैं कि इसका ऑनर ये है, यानी कि कोई भी डीलिंग होगी तो ऑनर के थ्रू होगी, बट बिजनेस का अपना एक अलग प्रेजेंस है, अपना एक अलग अस्तित्व होता है। सो इसलिए हम कैपिटल को एक इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। This is also known the internal liability of the firm. अब अगर ये इंटरनल लायबिलिटी है तो इंटरनल लायबिलिटी को हमेशा बिजनेस क्या करेगा? पे करेगा। तो हम एक चीज और शो कर सकते हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये टर्म अभी आपको दोबारा से मैं फिर से लेके आऊंगी इस कंसेप्ट पे कि ये कंसेप्ट क्या कह रहा है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी मींस क्या?
एक्चुअली बच्चा क्या होता है, जो हमारी इंटरनल लायबिलिटी और जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, दोनों को मिला के ही हमारी एसेट्स तय की जाती हैं कि हमारी कंपनी में टोटल कितनी एसेट्स है। क्योंकि जितना हमारे पास इंटरनल है, मतलब जितना मैंने खुद का पैसा लगाया, प्लस जितना मेरे पास एक्सटर्नल है, यानी कि जितना मैंने बाहर से उधार लिया है, तो मैंने उतनी ही एसेट्स अपनी कंपनी में खरीदी होगी, उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया होगा। सो जितनी भी मेरी सारी एसेट्स होंगी वो किसके थ्रू होंगी, या तो इंटरनल लायबिलिटी के थ्रू होंगी या एक्सटर्नल लायबिलिटी के थ्रू होंगी। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो हमारी लायबिलिटी होती है वो हमारी एसेट्स के इक्वल होती है। मीन्स हमने कंपनी में जितनी भी एसेट्स है हमारे पास, वो हमारी लायबिलिटीज के इक्वल है। तो अगर एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल है, और लायबिलिटी को फिर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी में, और फिर हम कह रहे हैं कि जो कैपिटल है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर? अभी हम आगे और इसको फिर से डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस शीट। अभी इतना क्लियर है कि सिर्फ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ऑनर खुद इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, और ये सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी होती है, इतना ध्यान रखना जरूरी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो पैसा लेके आएगा पहले उसी से बिजनेस शुरू करेगा, बाद में वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कलेक्ट करना शुरू करता है। The next term is drawings. Drawings क्या होता है? Drawing is the amount या goods, the amount or goods used by owner for his personal use. जो भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा, चाहे वो गुड्स है चाहे वो अमाउंट है, वो उसकी ड्राइंग कहलाएगी। क्लियर? सो ड्राइंग क्या है? अमाउंट या गुड्स जो भी ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर रहा है, वो उसकी ड्राइंग कहलाती है। क्योंकि अभी हमने कहा था कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है वो अलग हैं दोनों। तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई अमाउंट निकालता है तो बिजनेस बोलेगा कि भाई तुमने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, निकाला है, सो यू हैव टू बी पे इन द फ्यूचर टू मी, आप मुझे फ्यूचर में वापस करोगे उसे। तो वो बिजनेस जो है उस अमाउंट को रिकॉर्ड करेगा, और किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? ड्राइंग के नाम से, क्योंकि बिजनेस को भी तो सारा हिसाब किताब रखना है ना, ताकि कि कितना अमाउंट आया कितना नहीं आया। अगर पर्सनली बिजनेसमैन ऐसे ही पैसा निकालता रहेगा तो बिजनेस फ्यूचर में उसकी लायबिलिटी यानी कि कैपिटल को कैसे पे करेगा? नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है बच्चा? लायबिलिटीज वो अमाउंट्स होती हैं, वो अमाउंट्स भी हो सकता है, समटाइम गुड्स भी हो सकता है। सो लायबिलिटी द अमाउंट विच अ कंपनी इज लायबल टू पे इन द फ्यूचर, जो कंपनी को फ्यूचर में अमाउंट पे करना है वो लायबिलिटी है। लाइक अभी हमने कहा था कि इंटरनल लायबिलिटी तो कैपिटल है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। सेम सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी ही नहीं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी होती हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खुद का पैसा इतना नहीं होता, हम आउटसाइडर से लोन भी लेते हैं, बैंक से भी लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज बिकॉज वी आर लायबल टू पे इन द फ्यूचर, क्योंकि हमें उनकी पेमेंट करनी है फ्यूचर में। ठीक है? सो लायबिलिटी इज द अमाउंट which a company or a business is liable to pay in future. Clear? So कोई भी अमाउंट जो फ्यूचर में पे करना है वो उसकी लायबिलिटी। अब हमने कहा लायबिलिटी को हम किस में वो कर रहे हैं कैटेगराइज? इंटरनल लायबिलिटीज एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो इंटरनल लायबिलिटीज में हमारा क्या आ गया? कैपिटल। एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज में जो भी हम लोन्स ले रहे हैं आउटसाइडर से, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात की जाए तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को भी हम दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं,
करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं, वो लोन होते हैं बच्चा जिसकी पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करनी होती है, यानी कि वो छोटी अमाउंट्स होती हैं बेसिकली जो हमें एक साल के अंदर जिनकी पेमेंट्स करनी ही करनी है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स होंगे हमारे, वो हमारी सारी क्या कहलाएंगी, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, हमें विद इन अ ईयर उनकी पेमेंट करनी है, तो वो हमारी करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा एक वर्ड और आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अभी हमने कहा था कि कुछ लोगों से जब हम सामान खरीदते हैं तो समटाइम हम कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, समटाइम कैश अवेलेबल नहीं होता तो हम उनसे उधारी भी करते हैं, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। अब क्रेडिट वर्ड से ही आ रहा है क्रेडिटर्स, यानी कि वो पर्सन जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भी पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना होगा। उनके भी अगर हमने गुड्स उधार लिए हैं तो पेमेंट तो होगा ना, और वो भी 2 महीने के अंदर, 3 महीने, मतलब विद इन अ ईयर हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लायबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं हमारे वो लोन जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं है, यानी कि हमने 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड जिनका होगा वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज कहलाएंगी, यानी कि जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल से ज्यादा का टाइम होता है जिनके लिए, वो नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। एसेट्स के बारे में भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था। कोई भी चीज, एनीथिंग विच हैव इट्स ओन वैल्यू, जिसकी अपनी एक कीमत होती है, वो हमारी एसेट्स कहलाती है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं कि हाँ, अगर मेरा खुद का घर है तो जो मेरा घर है वो मेरी एसेट्स है, क्योंकि उसकी अपनी एक कीमत है। अगर हम इसे सेल करने जाएंगे तो आई विल गेट सम मनी, है ना। तो सेम ऐसे ही मेरा फर्नीचर और भी कंप्यूटर्स, मतलब जो भी मटेरियल है जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जिसकी अपनी वैल्यूज है, वो सारी क्या कहलाती है, मेरी एसेट्स। सो एसेट्स क्या होती हैं? बेसिकली एसेट्स हमारी वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं विच हैव इट्स ओन वैल्यूज, या प्रॉपर्टीज which have, या sometime we use properties, तो एग्जाम्पल में आ जाता है anything which have its own value is called your assets। अब हम इसमें एग्जाम्पल जब देते हैं तो हम दे सकते हैं कि जो हमारा लैंड है, जो हमारी मशीनरीज हैं, हमारी प्रॉपर्टीज हैं, बिल्डिंग है, ये सारी की सारी मेरी क्या कहलाती हैं, एसेट्स। सेम जैसे हमने लायबिलिटी को कैटेगराइज किया, हम एसेट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। एसेट्स में भी मेरी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और एक एसेट और आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होती हैं बच्चा वो एसेट्स जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड योर करंट एसेट्स। लाइक अगर आपके पास कैश बैलेंस है तो वो खुद ही कैश की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, तो दे आर कॉल्ड योर करंट एसेट्स। सेम बैंक में अगर पैसा है तो वो भी आपका करंट एसेट है, क्योंकि इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में है। इसके अलावा डेटर्स, जैसे हमने क्रेडिटर्स पढ़ा था, क्रेडिटर्स कौन थे? वो लोग जिनसे हम सामान उधार खरीद रहे थे, द पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। इसी का उल्टा होता है डेटर्स, टू द पर्सन टू हुम वी सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनको हम गुड्स उधार पे बेचते हैं, दे आर कॉल्ड आर डेटर्स। अब क्रेडिटर्स को तो हमें पेमेंट करना होता है, इसलिए वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और डेटर्स से मुझे अमाउंट वसूल करना है, लेना है, तो इसलिए वो मेरी क्या कहलाएंगी, करंट एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट आती हैं आपकी नॉन करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि नाम से स्पेसिफिक हो रहा है कि जो करंट नहीं है वो नॉन करंट एसेट्स हैं। तो जितना मैंने अभी ये बताया, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, मीन जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा और बेसिकली जिनको हम रीसेल के लिए नहीं यूज करते, क्योंकि इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे अगर मशीनरीज है तो मैं उसकी सर्विस ले रही हूँ, मैं उसको सेलिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर रही हूँ। सो दे आर कॉल्ड माई नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? हम इनको फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। सो दे आर कॉल्ड योर फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारे बहुत टाइप आते हैं। एक आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बच्चा जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। सेम जैसे लैंड, बिल्डिंग है हमारा, ये हमारी फर्नीचर, मशीनरी, ये सारा हमारा टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारा आता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? आप इनटेंजिबल एसेट्स वो है जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगी। इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारी आती है गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, अब गुडविल क्या होता है? गुडविल बेसिकली होती है हमारी पॉपुलैरिटी। यानी कि समटाइम क्या होता है, एक बिजनेस सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी की वजह से प्रॉफिट अर्न नहीं करता, अपनी गुडविल की वजह से भी प्रॉफिट अर्न करता है। अगर हम बात करें तो बहुत जो फेमस कंपनी है उस पर हमारा वो बन जाता है, रिलाय बन जाता है कि नहीं, अगर हम यहाँ से सामान खरीदेंगे तो हाँ ये फेथफुल होगा, यहाँ की जो चीज होगी वो बिल्कुल अच्छी पाएगी। तो उस पॉपुलैरिटी की वजह से ही जब हम उसका सामान दोबारा खरीदने जाते हैं, दिस इज कॉल्ड योर गुड। मतलब उसकी जगह और भी कोई कंपनी हो सकती है। लाइक अगर मैं बात करूँ स्वीट्स की, तो बीकानेर पे बहुत लोगों को ट्रस्ट है कि नहीं, जो बीकानेर के गुड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब तो खैर ज्यादा वो नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनको फेद है कि हाँ बीकानेर जो है हमारा एक पॉपुलर स्वीट्स कॉर्नर है और उसका जो सामान होता है वो कभी भी खराब नहीं होता। तो चाहे उसका सामान खराब निकल आए, लेकिन फिर भी उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से हम उसी जगह पे उसका सामान खरीदने जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो यानी कि अगर वो अपने सामान को बेच रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उसका एक पार्ट गुडविल भी है। यानी कि फेमस पॉपुलैरिटी की वजह से उसका सामान ज्यादा बिक रहा है, वो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहा है। क्लियर? सो गुडविल को हम क्या मानते हैं? हम अपनी एसेट मानते हैं। लेकिन ये कैसी एसेट है? ये इनटेंजिबल एसेट है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते। क्लियर? इनटेंजिबल एसेट्स के बाद आती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं बच्चा? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका बेनिफिट हमें मोर देन अ ईयर मिलता रहता है। बेसिकली ये हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि कुछ एडवर्टीजमेंट कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में ही अमाउंट ले लेती हैं, लेकिन जो उसका बेनिफिट होता है वो हमें ईयर टू ईयर मिलता रहता है। लाइक अगर मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट कंपनी से अप्लाई किया है, सो वो क्या करेंगे, मुझसे एक ह्यूज अमाउंट पहले से ही ले लेंगे कि हाँ भाई आपका 20 लाख 50 लाख जो भी उनका अमाउंट होगा, वो पर्टिकुलर मुझसे वन टाइम पेमेंट ले लेंगे और मुझे ये प्रॉमिस करेंगे कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो 5 साल तक हम लोग शो करेंगे। ठीक है? सो ये जो अमाउंट है, दिस इज कॉल्ड माय फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि ये मेरा ऐसा खर्चा है जो कि हम दिखा तो पेमेंट एक बार हो रहा है, लेकिन जिसका बेनिफिट मुझे कई टाइम तक मिलेगा। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स। सो इसमें हमारे यही एक्सपेंडिचर्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो कि हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है। Clear? So assets, anything which have its own value is called your assets.
अब एसेट्स में करंट एसेट्स जो कि इजीली लिक्विडिटी में यानी कि कैश की फॉर्म में वो किया जा सकता है, कैश, बैंक, डेटर्स, इवन स्टॉक। अभी हम इन टर्म्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूँ कि अभी हम इसको और ज्यादा फर्दर पढ़ने वाले हैं, फिर धीरे धीरे हमारी और जो लिस्ट है वो एक्सटेंड होती जाएगी। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फिर से हमारा आता है टेंजिबल जिसमें लैंड, बिल्डिंग, इनटेंजिबल गुडविल जिसको हम टच नहीं कर सकते, फिक्टिशियस एसेट्स जिसका खर्चा एक बार हो गया लेकिन जिसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहेगा। क्लियर? एसेट्स और लायबिलिटीज इज द मेन टर्म्स इन द बिजनेस अकाउंट्स की टर्म में, क्योंकि एसेट्स और बैलेंस लायबिलिटीज ही हमारी किसमें शो होती हैं? बैलेंस शीट में, जो कि हमारी फाइनल यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। तो अभी इससे पहले मैं एक टर्म और ले लेती हूँ, बैलेंस शीट, क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। सो बैलेंस शीट क्या होता है बेटा? बैलेंस शीट एक फॉर्मेट होता है, एक अकाउंट होता है पर्टिकुलर, जिसमें इस साइड हम लोग लायबिलिटीज को शो करते हैं और इस साइड हम एसेट्स को शो करते हैं। और पर्टिकुलर यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर जैसे 31 मार्च, हमारे दो टाइप के अकाउंटिंग ईयर होते हैं। एक तो होता है कैलेंडर ईयर जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। एक होता है अकाउंटिंग पीरियड होता है ये हमारा, और कैलेंडर ईयर जो कि कैलेंडर में होता है, जैसे जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर तक खत्म हो जाता है। सो हम जब शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट को, तो या तो वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से होती है या वो अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से होती है। तो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च जो कि स्कूल्स में भी यही होता है, और कैलेंडर ईयर जो कि कैलेंडर्स में होता है जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक एंड हो जाता है। तो जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर हमारी विद इन अ ईयर, एक साल का जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है लायबिलिटीज का और एसेट्स का, उसको शो करती है, और हम अपना एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में उसको शो करते हैं, यानी कि या तो 31 मार्च को शो करेंगे या हम अपना 31 दिसंबर को शो करेंगे। तो बैलेंस शीट इज अ फॉर्मेट in which we show our all assets and the liabilities। अब एसेट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि एसेट्स में हमारी कौन कौन सी एसेट्स आती हैं, नॉन करंट एसेट्स भी आती हैं। अब नॉन करंट एसेट्स में हम लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर मीन सारी एसेट्स को शो करते हैं, गुडविल, ये जितनी भी, मतलब वेदर दे आर द टेंजिबल, वेदर दे आर द इंटेंजिबल, इवन द फिक्टिशियस भी है तो भी हम उसको शो करेंगे। इसके अलावा जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स की हेडिंग डाल के उनको शो करेंगे। तो करंट एसेट्स में हमारा कैश, बैंक, डेटर्स, ये सारा अमाउंट्स आता है। सेम ऑन द लायबिलिटी साइड हम कैपिटल को भी शो करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी में जो हमारी कैपिटल होती है वो आपकी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो हमारी समटाइम हेडिंग भी होती है कैपिटल एंड लायबिलिटी। सो सबसे पहले हम अपनी इंटरनल लायबिलिटी यानी कि कैपिटल को शो करते हैं, फिर इसके अलावा लोन जितना भी हमने आउटसाइडर से लिया हुआ है, इसके अलावा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि बैंक अगर पॉजिटिव बैलेंस शो करता है तो दैट मीन्स वो हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। लेकिन बैंक से भी हम उधार ले सकते हैं। उधार कैसे लेते हैं? समटाइम अगर मैंने किसी को चेक काट के दे दिया और मेरे पास बैंक में उतना बैलेंस नहीं था, तो बैंक मैनेजर, अगर मेरा बहुत अच्छा प्रेजेंस है वहां पर बैंक में, तो बैंक मैनेजर मुझसे फोन करके पूछेगा कि आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट आपके अकाउंट में है ही नहीं जितना आपने चेक दे दिया है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं उनसे कहूंगी कि आप मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दीजिए, दैट मीन्स मुझे उधार दे दीजिए और वो अमाउंट मैं आपको पे कर दूंगी। तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। या और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है बच्चा। और इसके अलावा क्रेडिटर्स मीन्स और भी जो हमारी लायबिलिटी होती है वो हम सारी शो करते हैं। और लास्ट में हमारी लायबिलिटी साइड का और जो एसेट साइड का टोटल है वो इक्वल आता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब कहा था कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने तब वहां पे आपको बताया था कि कैपिटल और एसेट्स, मतलब सॉरी लायबिलिटीज और एसेट्स है वो हमेशा दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स मैं जितनी भी एसेट यानी कि बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और जितना भी मैंने आउटसाइडर से लोन किया है और खुद का जो मेरा पैसा था, इट शुड बी इक्वल, क्योंकि जितना पैसा लगा हुआ है और जितनी लायबिलिटीज हैं वो उतना ही तो लगा होगा ना जितना मैंने बाहर से लिया है या मेरा खुद का अमाउंट है। तो हमेशा इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए।
क्लियर? तभी हम कहते हैं कि जो हमारी कैपिटल है इट्स इक्वल टू द एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्योंकि ये आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई सारी। क्लियर? और ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी हो गई। तो हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि इंटरनल लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, यानी कि ये वाला टोटल माइनस एक्सटर्नल का जो टोटल आएगा वो, कि अगर मैं एसेट्स में से सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दूंगी सो आई विल गेट माय इंटरनल लायबिलिटी यानी कि कैपिटल। तो मुझे कैपिटल पता चल जाएगी कि मेरे पास कितनी कैपिटल है। क्लियर? सो दिस इज योर बैलेंस शीट which shows your financial position यानी कि फाइनल अकाउंट। जब हम लोगों ने बात किया था कि फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं आती है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी था, इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी था। तो वो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं। और फाइनल बैलेंस शीट जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ अ फाइनल अकाउंट। और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में प्लस भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज भी करता है। बट ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, सो इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ जो हमारी बेसिक टर्म्स हैं आपको उन कंसेप्ट्स पे ही ध्यान देना ज्यादा जरूरी है कि वो आपको क्लियर होती जाए साथ साथ। ओके, सो एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर, कैपिटल, क्या अमाउंट्स हैं, ये सारा क्लियर होता जा रहा है। Now your next term is receipts. Receipts पता ही चल रहा है, कोई भी रिसीविंग जो आप कर रहे हो, है ना, यानी कि वो रिसीव कर चुके हो या करने वाले हो, दे कॉल योर रिसिप्ट्स कि हाँ भी अभी मेरी रिसिप्ट्स इतनी आने वाली हैं। ऐसा भी कहते हैं ना समटाइम कि हाँ अभी मैंने काम तो कर दिया है, डिलीवरी तो हो गई है, बट द रिसिप्ट्स इज रिमेनिंग कि हाँ भी अभी वो रिसिप्ट्स मुझे आने वाला है, यानी कि वो अमाउंट मुझे आने वाला है। तो रिसिप्ट्स मेरा क्या कहलाता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। So amount received और रिसीवेबल भी हो सकता है बच्चा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो रिसीव हो गया हो, वो रिसीवेबल भी हो सकता है कि अभी होने वाला है। ठीक है, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल थ्रू गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज। अब रिसिप्ट्स की बात अगर हम कहें सो हमारे पास दो टाइप के रिसिप्ट्स होती है बच्चा, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स and the other one is revenue receipts. कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स हमारा वो अमाउंट होता है बच्चा बेसिकली जो हमें फिक्स्ड एसेट्स के थ्रू मिलता है, यानी कि अगर मैंने कोई अपनी एसेट सोल्ड कर दी है और उससे जो मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है वो मेरा कहलाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? जो मुझे गुड्स को सेल करने से जो चीज मुझे रिसीव हो रही है, अमाउंट रिसीव हो रही है, वो मेरी कहलाएगी रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, सो गुड्स का एक्सचेंज यानी कि सेल करने की वजह से जो रिसिप्ट्स है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और फिक्स्ड एसेट सेल करने की वजह से जो मेरी रिसिप्ट्स मुझे रिसीव हो रही है वो मेरी क्या कहलाएगी? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर? सो रिसिप्ट्स मतलब कोई भी अमाउंट जो मैं रिसीव कर रही हूं या मुझे होने वाली है। नेक्स्ट वन इज योर एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स समटाइम्स हम पहले भी यूज करते आए हैं इस वर्ड्स को कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है ना, तो वही हमारे हैं एक्सपेंडिचर्स यानी कि खर्चे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो सेम यहां पे है अमाउंट पेड और पेबल। जो भी अमाउंट मैं पे कर चुकी हूं या पेबल है, मतलब कि मैंने सर्विसेज तो ले ली है लेकिन अगर मुझे अमाउंट अभी पेमेंट करना है तो वो मेरे क्या कहलाएंगे? एक्सपेंडिचर्स। सो अमाउंट पेड और पेबल ड्यू टू exchange of goods
or services. They are called my expenditures. सेम एक्सपेंडिचर्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर अब वही चीज आ गई, जैसे अभी मैंने अपनी फिक्स्ड एसेट को अगर सेल किया था और अमाउंट रिसीव कर रही थी तो वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट था. अब अगर यहाँ पे मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करती हूँ तो मुझे अमाउंट पे करना पड़ेगा. सो ड्यू टू द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मेरा जो भी एक्सपेंसेस होगा, यानी कि जो भी अमाउंट मुझे पेड करना होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होगा बच्चा जो मैं अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करूंगी वो मेरे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. लाइक अगर मैं कोई भी अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रही हूँ, या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सैलरी दे रही हूँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कर रही हूँ, या रेंट पे कर रही हूँ, दे आर कॉल्ड माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. क्लियर? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे फिक्स्ड एसेट से लिंक करेंगे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हमारे गुड्स के लिंक करेंगे, यानी कि जो मेरे सेल को प्रमोट करने के लिए और भी जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे सर्विसेज मेरी क्या कहलाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, चलिए अब आगे और ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे. एक और एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारे विच इज कॉल्ड योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वही है बच्चा जो अभी हमने बताया था कि बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं कि जो भी हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट तो एक साथ कर दी लेकिन जिनका बेनिफिट हमें बहुत सालों तक मिलता रहता है. तो सेम लाइक अगर मैंने 50 लाख की पेमेंट कर ली और उसका जो मुझे बेनिफिट है वो 5 सालों तक मिलेगा, तो जब मैं उस अमाउंट्स को दिखाऊंगी तो मैं 5 से डिवाइड करके दैट मीन्स 10 लाख पर ईयर शो करती रहूंगी. लेकिन जो मेरा अमाउंट है वो एक साथ जा चुका है ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. क्लियर? जो पेमेंट एक साथ हो जाता है लेकिन जिसका बेनिफिट्स हमें टाइमली आगे तक मिलता रहता है. नेक्स्ट आता है अब आपका एक्सपेंसेस. मोस्टली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस दोनों टर्म सेम ही तो है, दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? एक्चुअली बच्चा एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. मतलब एक्सपेंडिचर एक होल टर्म है जिसमें हम सारे एक्सपेंडिचर्स को शो करते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. जबकि जो एक्सपेंसेस है वो उसी का एक पार्ट है. अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस द अमाउंट which we paid or which we are liable to pay. किसके लिए? सिर्फ सेल्स या जो हमने परचेजेस की हैं, यानी कि हमारी सेल को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या जो रेवेन्यू से लिंक है, यानी कि जब हम रेवेन्यू अपनी सेल की तरफ ध्यान दे रहे हैं और जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे किस नाम से डिनोट किए जाते हैं? एक्सपेंसेस के नाम से. जबकि एक्सपेंडिचर जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें फिक्स्ड एसेट से लिंक भी, डेफर्ड रेवेन्यू से लिंक भी, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होते हैं. जबकि एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड है? जो मेरी सेल्स को यानी कि रेवेन्यू को प्रमोट कर रहे हैं. तो बेसिकली हम अपने एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस शो करते हैं? एक्सपेंसेस में हम रेंट पेड, सैलरी, इन सारे एक्सपेंसेस को शो करते हैं. रेंट, सैलरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जब हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और जितना भी खर्चा आ रहा है वो सारा का सारा भी मेरे क्या है? एक्सपेंसेस. मतलब मैं अपने गुड्स की तरफ ध्यान दे रही हूँ, सिर्फ रेवेन्यूज की तरफ ध्यान दे रही हूँ, तो दे आर कॉल्ड माय एक्सपेंसेस. अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें सो दे आर द टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. प्रीपेड नाम से ही पता चल रहा है कि हमने एडवांस पेमेंट कर दी है, तो दे आर कॉल्ड प्रीपेड. लाइक अगर मुझे किसी को पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट करना था 10,000 का, मैंने से 20,000 कर दिया कि ठीक है मुझे आपसे आगे भी डीलिंग बनाए रखनी है, और जो 10,000 एक्स्ट्रा गया है वो मेरा एडवांस चला गया.
ठीक है। सो दे आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि अमाउंट पेड इन एडवांस। जब एडवांस में आप लोग पेमेंट कर रहे हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो अमाउंट पेड इन एडवांस। दूसरा होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं अब हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं बच्चा कि हमने सर्विसेज तो ले ली बट द अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि अभी हमने पेमेंट बाकी है हमारा। सो अमाउंट स्टिल टू बी पेड, ये सर्विसेज ले लिया है लेकिन अभी अमाउंट, जैसे हम वर्कर से बेसिकली करते भी है कि पूरा विद इन अ मंथ काम लेने के बाद हम उनकी पेमेंट करते हैं, तो अगर वो पेमेंट 1-2 दिन और डिले हो जाए तो वो पेमेंट क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग, कि हाँ अभी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग। क्लियर। एक्सपेंसेस के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टर्म रेवेन्यू। रेवेन्यू वही टर्म है बच्चा जब हम कोई भी सेल करते हैं और जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है, दिस इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। मतलब थ्रू सेल द अमाउंट विच वी रिसीव इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम वो होता है जब हम ये कहें कि जितना भी हमारा रेवेन्यू हुआ है उसमें से जितना भी हम एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू में से मैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डिडक्ट कर दूं, सो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी इनकम कहलाएगी। क्योंकि रेवेन्यू मतलब सेल के, जितना भी मैंने सेल के थ्रू कमाया है वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। और रेवेन्यू में से मैं जितने भी एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने सैलरी भी पे किया होगा, मैंने रेंट भी पे किया होगा, मैंने और भी लोडिंग अपलोडिंग के लिए जितना भी है, अनलोडिंग के लिए पेमेंट भी किया होगा, तो वो सारे के सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो अगर मैं उनको डिडक्ट कर देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी इनकम हुई है। नेक्स्ट वन इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट भी बेसिकली हमारा वही होता है कि जितनी भी हमने सेल की है तो सेल में से हम जितने भी एक्सपेंसेस अगर डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट। लेकिन अगर हम प्रॉफिट को कैटेगराइज करते हैं ना बच्चा, तो दो तरह का प्रॉफिट होता है। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट जितनी भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके थ्रू हमें जो भी इनकम हो रही है, दैट्स कॉल्ड योर प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली इंक्लूड होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते बट वो होते हैं। ठीक, लाइक अगर हमने कहा था कि हमने एक बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जो भी रॉ मटेरियल यानी कि क्लोथिंग में खरीद रही हूँ, निडल, थ्रेड, ये जितने सारे एक्सपेंसेस हैं, यानी कि मैं इनसाइड द फैक्ट्री कर रही हूँ, तो वो सारे के सारे मेरे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर मैं अपनी इनकम में से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर दूं तो मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इनकम मतलब यहाँ पे रेवेन्यू से ले रही हूं मैं, इनकम की जगह रेवेन्यू वर्ड यूज कर देते हैं कि जितनी भी हमारी रेवेन्यू है, यानी कि जितनी भी मेरी सेल थी, अगर उसमें से मैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दूं तो आई विल गेट माय ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हुआ एक अकाउंटेंट है जिसको मैं सैलरी पे कर रही हूँ, जो सारा हिसाब किताब रख रहा है कि हाँ कितना अमाउंट है, क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिस का मेरा रेंट जा रहा है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, मैंने एडवर्टीजमेंट भी किया था वो जा रहा है, तो दे आर कॉल्ड माय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डिडक्ट कर दूं सो आई विल गेट माय नेट प्रॉफिट। क्लियर। क्योंकि मान लो जो हमने बुटीक का बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें मुझे सेल हो गई 1 लाख, ठीक है, और मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि हाँ भाई मैंने क्लोथिंग खरीदा था, मैंने निडल, थ्रेड, इन सब का खर्चा मैंने लगाया कि 60,000 का खर्चा आया था।
तो 1 लाख की सेल हुई और जबकि खर्चा कितना था 60,000 का, तो यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। क्लियर। लेकिन इसके अलावा मैंने एक ऑफिस भी खोला हुआ था जहां पे मैं और अदर एक्सपेंसेस कर रही हूँ, उस ऑफिस का रेंट दे रही हूँ, सैलरी दे रही हूँ, वहाँ बैठे हुए अकाउंटेंट को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जा रहा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट वगैरह के मैंने जब हिसाब लगाया तो 5,000 और बन रहे हैं। तो दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट 40,000 नहीं है, उसमें से मैं 5,000 और डिडक्ट करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 35,000। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज योर गेन। गेन मीन्स भी वही होता है बेटा आपका जो प्रॉफिट है, यानी कि जितनी भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स हो गया जैसे जो भी मेरा बिजनेस है, जब मैं उससे लिंक जितनी भी एक्टिविटीज करती हूँ वो सारा का सारा मेरा क्या कहलाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं उसके थ्रू जब हमारी ऑनर की इक्विटी यानी कि ऑनर की कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है, दैट्स कॉल्ड योर गेन। तो गेन और प्रॉफिट में ज्यादा फर्क नहीं है, बट जब हम लैंग्वेज में कहते हैं तो गेन इज द इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, यानी कि जो हमारी कैपिटल है उसमें जितना एक्सटेंड हो रहा है, जितनी बढ़ोतरी हो रही है, वो मेरा क्या कहलाएगा गेन। क्योंकि बेसिकली जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमारा सारा लिंक करता है जितनी भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, और समटाइम जो गेन होता है यानी कि जिससे ऑनर की कैपिटल बढ़ती है, तो ऑनर की कैपिटल कुछ ऐसे रीजंस की वजह से भी बढ़ सकती है, जैसे मेरा कोई लैंड था, मैंने उसको सोल्ड कर दिया, तो जब मैंने उसको सोल्ड किया तो मुझे अमाउंट ज्यादा रिसीव हुआ, तो जो अमाउंट ज्यादा रिसीव हुआ वो मेरा गेन है। क्लियर। यानी कि गेन मुझे किसी और चीजों पे भी हो सकता है विदाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट टर्म इज योर लॉस। लॉस भी सेम ही है कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कोई लॉस हो रहा है, जैसे उसी लैंड को सोल्ड करने पे मुझे कोई लॉस हो गया, तो वो मेरा लॉस कहलाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं था, अदर एक्टिविटीज भी इंक्लूड थी। नेक्स्ट टर्म इज योर परचेज। परचेज क्या होता है? जब हम गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स भी एक टर्म है। गुड्स मीन्स वो सामान, वो रॉ मटेरियल जो मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, दे आर कॉल्ड गुड्स। लाइक अगर मेरा बुटीक का बिजनेस है तो जो मेरा क्लोथ है, मेरी निडल है, मेरा थ्रेड है, दे आर कॉल्ड माई गुड्स, वो मेरा सामान कहलाएगा, यानी कि मेरे गुड्स कहलाएंगे। तो जो भी रॉ मटेरियल है वो मेरा गुड्स है। जब वो सामान आधा बन जाता है, यानी कि कटिंग हो गई है, आधी स्टिचिंग हो गई है, लेकिन पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो वो कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस। सो रॉ मटेरियल, नेक्स्ट वर्ड इज वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जब सामान पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है सो हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, और जब वो पूरा बन के तैयार हो जाता है तो हम उसको कहते हैं फाइनल गुड्स, यानी कि जो शर्ट्स हैं वो पूरी तैयार हो चुकी हैं, पैक हो चुकी हैं, तो दे आर कॉल्ड आर फाइनल गुड्स। तो गुड्स को भी हम 3 चीजों में कैटेगराइज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। क्लियर। अब परचेजेस क्या होता है? परचेजेस मतलब होता है खरीदना, जो हम पहले भी अपना नॉर्मल लाइफ में यूज करते ही हैं वर्ड कि आज मैं ये परचेज करके लेके आई हूँ, तो परचेज मतलब वही उसी सामान को खरीदना ही हमारा क्या कहलाता है परचेज। नेक्स्ट वर्ड इज योर परचेज रिटर्न। तो अगर उस सामान में कोई डिफेक्ट नजर आ जाता है हमें, तो उस सामान को हम वापस करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड योर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का एक अलग से वर्ड और ये होता है, हम यूज करते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये आगे हमारे अकाउंट्स की टर्म में बहुत बार यूज होगा रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न का अदर नेम है रिटर्न आउटवर्ड। सेम योर नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट बेसिक टर्म है सेल्स। सेल्स मतलब होता है बेचना, यानी कि जब अपने गुड्स को, फाइनल गुड्स को आप सोल्ड कर रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड योर सेल्स।
और सेल्स कैन बी द कैश सेल्स एंड द क्रेडिट सेल, है ना। और सेम परचेज में भी ऐसा ही हो सकता है, परचेज भी हमारा क्रेडिट परचेज भी हो सकता है और कैश परचेज भी हो सकता है। और सेम जैसे परचेज रिटर्न था वैसे ही सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि हमें भी कोई वापसी करके जा सकता है, हमारे गुड्स में उसको कोई डिफेक्ट नजर आया या जो भी रीजन था, तो वो हमारे गुड्स को जब रिटर्न कर रहा है, तो सेल्स रिटर्न का अदर नेम है रिटर्न इनवर्ड। क्लियर? ये दो वर्ड्स याद रखना है बच्चा, क्योंकि ये आगे कई बार यूज होंगे। सो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट टर्म इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स ही होता है, बट सेल्स में से जब आप लोग सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हो, सो दैट्स कॉल्ड योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। So revenue from operation equal to sales minus sales return. यानी कि हम इसको अपना नेट सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज कॉल्ड योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। योर नेक्स्ट टर्न इज स्टॉक और इन्वेंट्री। जितने गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सेल हो जाएं, कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे जो कि अनसोल्ड रह जाएंगे, तो दे आर कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री। सो अगर हम बात करें व्हाट इज स्टॉक, सो अनसोल्ड गुड्स इज कॉल्ड स्टॉक या इन्वेंट्री। क्लियर? सो इन्वेंट्री कैन बी द रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में भी हो सकता है और फिनिश गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, जो अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्योंकि जो गुड्स होते हैं हमारे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, यानी कि सिर्फ अगर क्लोथ आया है तो वो मेरा रॉ मटेरियल की फॉर्म में है, अगर वो आधा बन चुका है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस की फॉर्म में है, और अगर वो पूरा बन के शर्ट तैयार हो चुकी है तो मेरा वो फाइनल गुड्स की फॉर्म में है। तो अगर मेरी गुड्स जो बन के तैयार हो गई हैं और वो सोल्ड नहीं हुई हैं तो दे आर कॉल्ड कि हाँ भाई जो मेरा फाइनल गुड्स है उनका स्टॉक है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही अगर सिर्फ क्लोथिंग है तो मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक है। और जब हम बात करते हैं स्टॉक की तो वन इज योर ओपनिंग स्टॉक एंड वन इज योर क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं साल की शुरुआत में उसको बताती हूँ तो वो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो साल का शुरुआत मतलब इट कैन बी 1 अप्रैल और इट कैन बी 1 जनवरी। और अगर मैं उसी अमाउंट को क्लोजिंग डेट पे बात कर रही हूँ, दैट मीन्स अगर मैं 31 मार्च को बात कर रही हूँ उसके बारे में, या 31 जनवरी दिसंबर में बात कर रही हूँ, तो दैट्स कॉल्ड माई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग का वक्त है उस टाइम, तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से हम उसको शो करेंगे। और जब हम अपने नए अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं तो वही अमाउंट हमारा ओपनिंग स्टॉक के नाम से आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में वी हैव द टू टर्म्स बच्चा, डेटर्स एंड बीआर। डेटर्स हम लोगों ने पहले ही बात की थी, कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको हम अपना सामान उधार बेचते हैं। सो डेटर्स आर द पर्सन टू whom we sell goods on credit. और वही पर्सन अगर हमें किसी बिल पे साइन करके देके जाते हैं तो दैट्स कॉल्ड योर बीआर, यानी कि बिल रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ द डेटर्स एंड द बीआर, जिनको हमने सामान उधार बेचा है और जिनसे हमने बिल कलेक्ट किया है। जब दोनों का समेशन होता है तो दिस इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। सेम ऐसे ही है हमारा ट्रेड पेबल।
तो ट्रेड पेबल में हमारा क्या आता है? क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल, यानी कि अब हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट किसको करेंगे? क्रेडिटर्स को, क्योंकि हमने उनसे उधार खरीदा है और हमने खुद एक बिल साइन करके दिया होगा, इसलिए बिल्स पेबल, क्योंकि अब हमें पेमेंट करनी है। तो क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनसे हमने सामान उधार खरीदा था और जब उनको हमने एक्सेप्टेंस दी है तो दिस इज कॉल्ड योर बीपी, और जो दोनों का समेशन होता है दिस इज कॉल्ड योर ट्रेड पेबल। नेक्स्ट वन इज योर वाउचर। वाउचर मीन्स कोई भी एविडेंस जो हमें ये बताता है कि हाँ ये मेरा प्रूफ है किसी भी चीज को खरीदने का या बेचने का, दे आर कॉल्ड वाउचर्स। सो एनी वेरीफेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वाउचर। कोई भी सामान खरीद के लेके आते हो तो एक रसीद मिलती है ना, तो उसी रसीद को हम क्या कहते हैं? वाउचर। नेक्स्ट इज योर डिस्काउंट। डिस्काउंट तो सबको ही पता है, सबको चाहिए भी होता है। सो डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन द अमाउंट। कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं और उसके ऊपर जब अमाउंट रिड्यूस हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड योर डिस्काउंट। सेम अगर मैं कोई सेल कर रही हूँ और मैं डिस्काउंट पे सेल कर रही हूँ, मतलब मैं उस अमाउंट में भी रिडक्शन कर रही हूँ, यानी कि उस अमाउंट को कम बता रही हूँ। सो डिस्काउंट जो है कैश भी हो सकता है और ट्रेड डिस्काउंट भी होता है। कैश डिस्काउंट होता है बच्चा एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ कैश, जब हम कैश पेड कर रहे हैं और हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। और ट्रेड डिस्काउंट जो ऑलरेडी फिक्स होता है, लाइक जैसे आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो और उस पर पहले से ही पब्लिश है कि 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही। समटाइम जैसे केमिस्ट शॉप पे भी लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन ऑल मेडिसिन, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। बट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब मुझे पेमेंट करनी है तो मेरा बिल आया 517, लेकिन मैं सिर्फ 500 की पेमेंट कर आया या फिर सिर्फ मैंने 510 की, यानी कि जो अमाउंट मैंने कम पे किया वो मेरा क्या है? कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ द पेमेंट वो मुझे रिसीव हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड योर कैश डिस्काउंट। और जो पहले से ही फिक्स होता है दैट्स कॉल्ड योर ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट इज योर बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो जिन्होंने हमसे गुड्स तो खरीद लिया उधार पे, लेकिन अब हमारी उधारी नहीं चुका रहे हैं, भाग गए, तो दे आर कॉल्ड बैड डेट्स। क्योंकि डेट्स मतलब डेटर वर्ड से निकल के आया है और बैड मतलब अब हमें अमाउंट रिसीव होने के कोई चांस नहीं है। सो डेटर आर द पर्सन टू whom we sell the goods on credit, तो जिनको हमने उधार बेचा था और अब उनसे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है। सो अमाउंट नॉट रिकवर फ्रॉम डेटर्स, तो वो अमाउंट जो अब हमें डेटर से रिसीव नहीं हो रहा है दैट्स कॉल्ड योर बैड डेट्स। तो एक तरह का ये हमारा लॉस होता है क्योंकि हमारे अमाउंट कम हो गया है। नेक्स्ट वर्ड इज योर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है बच्चा? समटाइम क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारी एसेट्स और हमारी लायबिलिटी साइड जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है, यानी कि मेरे पास इतनी एसेट्स होनी चाहिए कि मैं अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकूं। क्लियर? लेकिन समटाइम क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस में ऐसा लॉस हो जाता है कि हमारे पास इतनी एसेट्स रहती ही नहीं है कि मैं अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकूं। तो उस टाइम पर जो भी बिजनेसमैन है वो अपने आप को कोर्ट में सबमिट कर देगा कि जी मेरे पास है ही नहीं अमाउंट, मैं अमाउंट कहाँ से पेड करूँ। तो कोर्ट उसे क्या डिक्लेयर कर देती है? कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है कि अब क्या बेचारे को मारोगे? तो मारना तो इट्स नॉट गुड ना, कि हाँ भाई उसका ऐसे नहीं कर सकते हम उसके साथ। तो अब हम कहते हैं कि ठीक है, उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है
उसको बेचने के बाद हमें जो भी मिल सकता है वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उसके लैंडर्स हैं। बाकी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो उसको छोड़ दो, उसके साथ अब और कुछ नहीं करना है। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है? इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन हु डिक्लेयर दैट he has not such type of assets that he can pay his liabilities. जब वो अपनी liability की पेमेंट नहीं कर सकता तो वो क्या कहलाता है? वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज द सेम पर्सन हु इज द ऑनर, मतलब प्रोप्राइटर जो होता है वो ऑनर ही होता है। प्रोप्राइटर इज द अदर वर्ड फॉर द ऑनर। एंड द लास्ट टर्म इज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत पहले से ही कर चुके हैं। फाइनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स हैं? फाइनल अकाउंट्स फिर से वही अकाउंट्स हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अभी आगे हम इन चैप्टर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ते रहेंगे। सो ये वो अकाउंट्स हैं जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मैंने तो बता दिया, बट अभी आपका काम बाकी है, क्योंकि जब तक आप लोग रिवाइज नहीं करोगे बच्चा तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे। इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़ते रहिए और साथ में बने रहिए। बाकी आपको फिर भी आपके नोट्स टाइमली मिलते रहेंगे। थैंक यू क्लास।